कहाँ तक किया था? तेरे को याद है? सर रिजिना वर्सेस अजय बॉय जो केस था वहां पे आपने कहा था कि पढ़ना है। अच्छा, तो पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर पढ़ा तो था थोड़ा बहुत। तो समझ में आया? जी सर। बाकी बताएं। बकाया पढ़ के आए हैं? हेलो। कहाँ पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं? यस सर। तो दो लोग हो गए। एनीवन एल्स? हम्म। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। पढ़ा क्यों नहीं है? इन्होंने पढ़ा है। हेलो। मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, कोई जवाब दें कि पढ़ा जी जी किन्होंने सर, नहीं हेलो। पढ़ा। जी। आवाज आ रही है मेरी? सर जी सर, पढ़ा आ था, रही है। पर थोड़ा समझ आया था और थोड़ा नहीं आया था। अच्छा, किन्होंने पढ़ा था और समझ में आया है नहीं आया, जो भी है बताएं। सर एक इंडियन था एंड ही वाज राइडिंग ऑन अ पोनी और वो इंजर्ड हो गया था तो उसने उसको मार दिया था, जिसपे केस हुआ था। और ये हुआ था कि इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल बिकॉज वो जो है वो एक स्मॉल बर्ड था, तो उन्होंने ये अपील की थी कि वो स्मॉल बर्ड में कंसिडर नहीं होगा, तो ये पूरा केस चला था। सही है। इसके अलावा और किसने पढ़ा है? मैंने सर। ये सर मैंने भी पढ़ा है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? सर लिखा था, चैट में लिखा था ये सर, ये पहले थोड़ा माइक का मसला था एंड फ्री नहीं था इसलिए। तो फिर भी ये तो इतने सारे लोगों में से 5-6 लोग ही आए हैं अभी तक। एक एजाज की आवाज आई है, एक वो मुस्तफा ने लिखा है, एक फरीद ने लिखा है, 3 तो ये हो गए। एक मानूर ने बोला है। जी जी। तो सर पढ़ा था, मैंने भी बोला है यस सर। तो मैं नाम ले रहा हूँ ना जिन्होंने बोला इतने लोगों में से।
सही है, पढ़िएगा, मुझे क्या है, आई डोंट केयर, मैं तो नहीं पढ़ा रहा। लेट्स गो टू द पार्ट है, होगा आपके एग्जाम का, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर आप पढ़ा ले, अच्छा होगा सर। तो कुछ नो, थोड़ा समराइज करके नो, बता दे प्लीज सर। नो, सर ऐसा ना करे, फिर हम बाद में हमें डिफिकल्टी होगी। प्लीज थोड़ा रिपीट कर लो। नहीं। ओके सर, आपकी मर्जी है, हम क्या कहें आपको, अगर नहीं मर्जी पढ़ाना है तो। मर्जी मर्जी है। मुझे एक बात बता, जब मैंने दिया है करने को, तो वो ये जब रिस्पॉन्स इससे होगा तो मेरा दिल करेगा। मेरी आप लोगों को जैसे पता नहीं सर क्या है। बच्चे हैं, बच्चे हैं सर, गलती हो जाती है, इग्नोर करके सही है। सर कुछ। हाँ तो सही है, जिनको जो गलती है तो गलती का वो भी, आई कैनॉट इग्नोर दिस। ठीक है बस। सुबह सुबह सर इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है सर। गुस्सा नहीं है, चले बस छोड़ दे। लेट्स गो टू गोल्डन रूल। आज ये गोल्डन रूल में पढ़ा था कुछ हमने? डिड वी स्टार्ट द गोल्डन रूल? पता है? यस सर, स्टार्ट कर लिया था। उसकी एग्जाम्पल हो गई थी? एग्जाम्पल करवाई थी आपको इश्यू वाली? सेक्शन बी में करवाई थी। नहीं सर। सही है। गोल्डन रूल वैसे ही है। गोल्डन रूल पता है ना आपको क्या चीज है, या फिर से रिपीट करवाएं? सर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे, मैं एब्सेंट था उस दिन। चले ठीक है। गोल्डन रूल जनाब ये चीज है कि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है कोर्ट्स का टास्क ये होता है दैट दे हैव टू अप्लाई द लिटरल रूल। नाउ इफ लिटरल रूल जो है प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करे और उसके मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, बेसिस आपका वही है। अब बात आ जाती है कि इफ द वर्ड्स आर केपेबल ऑफ वन मोर देन वन मीनिंग, तो अगर लफ्जों का दे आर केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, दे आर बेसिकली एम्बिग्विटी है अगर वर्ड्स में, या अगर इफ द कोर्ट्स फाइंड, जो जज साहब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इफ ही फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ एब्सर्डिटी, कोई एब्सर्ड रिजल्ट क्रिएट होगा, कोई ऐसा रिजल्ट जो कॉन्ट्ररी टू कॉमन सेंस होगा, इस तरह की अगर बातें होंगी, तो वो उस इंटरप्रिटेशन को फिर नहीं अप्लाई करेंगे, उसको प्रेफरेंस नहीं करेंगे। उसके बदले में दे विल लुक फॉर अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आपने पिछले में देखा है, जो इसका पिछले का सब टॉपिक ये था कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस वर, जो ये टॉपिक की हेडिंग है कि effect must be given regardless of consequences, whatever the result end result is, उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन करनी है। लेकिन ये उसका दिस इज अ मॉडिफिकेशन, बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लिटरल रूल। तो जहां पर ऐसी सूरत होगी, तो देन व्हाट विल हैपन ओवर देयर इज कि वहां पे अदालतें जो है वो वाली इंटरप्रिटेशन प्रेफर नहीं करेंगी और दे विल लुक फॉर अनदर इंटरप्रिटेशन। मिसाल के तौर के पर ये जो एग्जाम्पल है, डू नॉट यूज लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर, ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो कि ये बात का इसी बात को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि लफ्जी तशरीह से अगर एब्सर्डिटी क्रिएट होती है, या जो है ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि कॉमन सेंस के खिलाफ बात होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर उस चीज को नहीं फॉलो करना, लुक फॉर इन डिफरेंट वे, या वो वाली चीज नहीं करनी है। जैसे मिसाल के तौर के पर यहाँ पे ये मिसाल लिखी हुई है, डू नॉट यूज लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर। अब अगर आप इसकी लफ्जी तशरीह करें, तो जब भी आग लगेगी आपको लिफ्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी है। दिस इज द कंक्लूजन यू टेक फ्रॉम दिस। लेकिन अब इसके दो सिनेरियोज आप क्रिएट कर सकते हैं जहां पे फायर जो है वो हार्मफुल पर्पसेस के लिए भी हो सकती है, और फायर जो है वो सेफ पर्पस के लिए भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई शख्स जो है वो सिगरेट जलाता है टू स्मोक, या हीटर जलाते हैं, या क्या कहना चाहिए चूल्हा जलाते हैं, इस तरह की अगर चीज करते हैं, तो आग तो वहां पे भी लग रही है,
तो अब आग ये अगर यहाँ पे लगे, लफ्जी तशरीह में जाएंगे अगर, तो इसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पे लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करनी, बट दैट इज नॉट द वे यू मस्ट फॉलो दिस। इसका ये मतलब है कि अगर आग ऐसी लग रही है कि जिससे जानी माली नुकसान है, तो उस सूरत में आपने लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे आप इन 4-5 लफ्जों में देख रहे हैं कि हेयर लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर वुड मीन के आपने इसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस के बाद छोड़ देनी है। अब आपने वो वाला कंक्लूजन देखना है विच एक्चुअली मेक्स सेंस। क्लियर हो गई बात? हेलो जी सर। Yes, sir. ठीक ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट वन ऑब्जर्वेशन। यू कैन मोर और लेस ये यही बात कर रहा है। ये सिमिलरली वाली ऑब्जर्वेशन पढ़ लें। कौन किससे पढ़वाएं हम लोग? जी मिस्टर अवेस, आप पढ़ें आज। जी सर। सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920 नहीं, ये प्रोवाइडेड। ऑब्जर्वेशन पढ़ दें विच विल मोर लेस अच्छा। डेमोन्स्ट्रेट की क्या बात है। Similarly, where the language of statute leads to inconvenience, absurdity, hardship, or injustice, presumably not intended by the legislature, the court may, in appropriate circumstances, depart from national meaning and grammatical construction, and even clear words may be made to give way to sense, good sense. So over here you can see that agar, even if there are clear words and they lead to inconvenience, absurdity, hardship, and all these rubbish terms which are not intended by legislature. Now this is very funny. अगर आप देखें कि intended by legislature ने कैसे, अगर एक तरफ तो आप कहते हैं on one hand there are courts which say that legislature की intent थी कि इस चीज को include किया जाए, but even अगर वो कहते हैं कि अगर नहीं थी, intended नहीं थी, तो then here the courts are giving themselves legislative power अंडर द गाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन, बेसिकली कि वो जो है लफ्जों की जो है वो माना तब्दील करके प्लेन मीनिंग को जो है मॉडिफाई करके दे में डिपार्ट फ्रॉम द नेचुरल मीनिंग एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गई बात? नाउ अब हम देखेंगे ये जितनी हमारे पास ये एग्जांपल्स है, ये यहाँ पे ये उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही हैं कि जो कि लेजिस्लेचर ने इंटेंड नहीं की थी बट ये हो गया। Now, let's look at example number 1. जी जनाब। Section 3 of the Official Secrets Act 1920 provided that no person in the vicinity of any prohibited place shall obstruct, knowingly mislead, or otherwise interfere or impede the chief officer or superintendent or other officer of police or any member of His Majesty's forces engaged on ground, sentry, patrol, or other similar duty in relation to prohibited place. And if any person acts in contravention or fails to comply with this provision, he shall be guilty of misdemeanor. अच्छा, now give me a summary or in one line के ये what is the offense over here? सर इसके माना ये है कि जो प्रोहिबिटेड प्लेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आईएसआई के ऑफिस हो गई या जीएचक्यू हो गया या कोई और ऑफिस जहाँ पर के मतलब जो इंटेलिजेंस बिजनेस हो या क्या, अगर कोई भी बंदा विद इन द विसिनिटी ऑफ, मतलब के उसके अभी ये केस मैंने पढ़ा है, बहरहाल फिलहाल उसको ये कह देते हैं कि उसकी विसिनिटी मतलब के उसके इर्द गिर्द, मतलब कि ऑफिस के बाहर जो प्लेसेस वगैरह हैं या क्या, उसके बाद तो अगर वहां पर जो है किसी बंदे को रोकता है या मिसलीड करता है या किसी भी तरीके से इसमें इंटरफेयर करता है या फिर उसके काम में जो है रुकावट डालता है, वो चीफ ऑफिसर का काम हो या फिर पुलिस जो सुपरिंटेंडेंट है उसका काम हो या फिर कोई और ऑफिसर हो जो कि जिसका काम मतलब के गार्डिंग करना हो या सेंट्री का काम करना हो या पेट्रोलिंग करना हो या कोई भी ऐसा काम जो कि मतलब के प्रोहिबिटेड प्लेस से रिलेटेड हो, मतलब कैसे रिलेटेड हो, अगर इस प्रोविजन की वो मतलब कि इनको फॉरबिडन नहीं है बात, अगर वो कंप्लाई करता है, कंप्लाई नहीं करता या फेल हो जाता है तो मतलब कि ही विल बी गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। सही है। व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन? सर फैक्चुअल पोजीशन जहाँ तक कि मैंने मैक्सवेल में बात पढ़ी थी वो ये थी कि बंदा बिल्डिंग के अंदर था। अभी मसला ये है कि विसिनिटी में होना और बिल्डिंग के अंदर होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स।
बिल्कुल यही बात है। अगर हम यहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन को देखें तो जरा पढ़ें कि फैक्चुअल पोजीशन यहाँ से, दिस इज अ मोर एलेबोरेट वे। हम मैक्सवेल में भी यही बात लिखी हुई है, बट फिर भी ये ज्यादा है। बस पढ़ें जरा जी। In Elder versus George, the defendant had obtained access to and was on Air Force Station on May 11, 1963, and there and then it was found that he had obstructed a member of Her Majesty's is the state of being near in space, and argued that it does not cover in fact on a station as in present case. The court जी had to determine whether in the vicinity included on or in the premises. Applying the जी golden rule in upholding the defendant's conviction, the court said that in the vicinity did include on the premises as well. It said that it would be absurd for a person to be liable if they were near to prohibited place and not if they were actually in it. ठीक है, तो बात एक्सप्लेन करते हैं ताकि दूसरों को भी समझ में आ जाए क्या बात हुई है इसमें यहाँ ये मसला है कि देखिए विसिनिटी की माना क्या होती है। हम हमारे कैंपस की मिसाल लेते हैं। हमारे पर। हाँ कैंपस की विसिनिटी क्या है? जो मतलब कि इसके सराउंडिंग में जो प्लेसेस आता है, ठीक है ना, जो बाहर वाली कैबिन है वो भी आ गई, ये सोहेल की कैंटीन भी आ गई, ये सारा जो पार्किंग एरिया है वो भी आ गया, उसके बाहर जो बाहर पोस्ट ऑफिस के आगे मतलब कि जो रास्ता जा रहा है या क्या, तो वो भी आ गया। दिस इज कॉल्ड विसिनिटी ऑफ अवर कैंपस। ऑन दी अदर एंड अगर कोई बंदा एक्चुअली मतलब कि यहाँ पर ये बात लिखी हो कि भाई वहां पर कोई इसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, फॉर एग्जांपल आपको वहां से, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और आपको आने से रोके वो, या आपका रास्ते में दखल डाले, या आपके किसी भी काम में दखल डाले, ठीक है, ये बातें प्रोहिबिटेड है। अगर आप कैंपस के अंदर दाखिल हो गए और मैडम अजरा की ऑफिस से काम करके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने पर आपको कोई रोक रहा है, तो यहाँ पर केस ये आ गया, ये तो इन द विसिनिटी नहीं हुआ, इन द प्रीमिसेस हुआ। तो बात ये है कि क्या ये ऑफेंस है या नहीं है, अभी कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई बंदा एक्चुअली प्रोहिबिटेड मतलब कि विसिनिटी में ये काम करे तो गुनाह है, अगर कैंपस के अंदर ये काम करे तो गुनाह नहीं है। तो ये मीनिंग हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये हो ही नहीं सकती। इसीलिए लिहाजा प्रेमिसेस के अंदर भी विद इन द विसिनिटी की मीनिंग में ये बात आती है। मतलब के अंदर जो क्या क्या है इसको वाइड इंटरप्रिटेशन दी है, और विसिनिटी की जो मीनिंग है लीगल जो मतलब के ज्यूरिस्टिक मीनिंग जो उसको दे रहे हैं उसे एक्सटेंड कर दिया है। जो डिक्शनरी मीनिंग है, मतलब कि अगर अगर जो आपको बाकियों को इनकी बात समझ में आई है कि दैट जो नेबरहुड वाला जो मायना है जो कि डिक्शनरी मीनिंग है, उसको कोर्ट ने इट डिड नॉट प्रेफर दैट, इंस्टेड इट सेड कि विसिनिटी के माना, अगर हम ये वाली इंटरप्रिटेशन करते हैं कि विसिनिटी में जिस जगह जो प्रोहिबिटेड प्लेस एक्चुअली है उसको इंक्लूड कर नहीं करते, तो देन अल्टीमेटली क्या है, देन दिस लॉ बिकम्स यूजलेस। इस लॉ का कोई मकसद नहीं रहता कि जिना प्रोहिबिटेड प्लेस की विसिनिटी में तो आप ऑब्स्ट्रक्ट करें तो वो जुर्म है, और प्रोहिबिटेड प्लेस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करे तो वो जुर्म नहीं है। क्लियर हो गई ये मिसाल? बाकियों को मैं पूछ रहा हूँ जी। जी सर, क्लियर हो गई। किसी को कोई सवाल पूछना हो, एनीथिंग जो कि आपको इसमें समझ में ना आई हो, या बाकी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा लेट्स गो टू, अच्छा सी पढ़ें, सी पढ़ें क्या कहता है। In Re-6 Wealth, the issue revolved around the word issue as mentioned in Administration of Justice Act 1925. In this case, a son murdered his mother and then committed suicide. Since the mother died intestate, the question in this case was who was entitled to inherit her estate, the son, descendants, or all the other relatives of mother. Had the literal rule been applied in the interpretation of the word issue, the estate would have been passed on the sons or the descendants of son. But the court decided otherwise. Applying the golden rule, it said that mother's family was entitled to inherit her estate and not her son, as it would be against public policy if a person would be allowed to benefit from his crime. सर यहाँ पर हमारे पास भी कानून में ये बात है, सेक्शन 317 में पीपीसी में मेरे ख्याल से। तो जनरल, क्योंकि ये भी वो भी ब्रिटिश का ही था और ये भी ब्रिटिश का ही है, तो बात ये थी कि अगर कोई बंदा मर्डर इस काम के लिए करे कि भाई मुझे
प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसको ऐसा नहीं मिलेगा मतलब कि उसकी इंटेंशन प्रॉपर्टी हासिल करने की हो या अदरवाइज इंटेंशन और अपने बाप को मार देता है या अपनी माँ को मार देता है तो फिर उसे प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं मिलेगा। ही विल नो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डेट। तो यहाँ पर भी कोर्ट सेम ही बात कर रही है। हमारे पास तो रूल कोडिफाइड है, मगर जहां तक है ब्रिटिश में कानून चलता ही ज्यादातर कॉमन लॉ है, तो फिर वहां पर मेरे ख्याल से कोर्ट ने ये डिसाइड किया। सही। तो बाकियों को समझ में आई मिसाल? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें अच्छा, आपने जिस सेक्शन का जिक्र किया पीपीसी में, वो कौन सा सेक्शन है? डू यू रिमेम्बर? सर मेरे ख्याल से 317 17 नहीं 317। अच्छा हाँ, पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। ओह यस यस ये अच्छा, इसी हैरत की बात है कि ये इधर इन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड में डाला हुआ है, हालांकि दिस शुड हैव बीन पार्ट ऑफ, ठीक है भाई, अब वो बेहतर जानते हैं, हमें क्या पता। क्योंकि ये जो है वैसे तो सक्सेशन लॉ में भी ऐसा सेक्शन होना चाहिए, सक्सेशन एक्ट में भी ऐसा सेक्शन है, बट खैर मोर और लेस इट मेक्स आल्सो मेक सेंस ओवर हियर कि अगर वो करता है। अच्छा, दोनों दो कत्ल का जिक्र है यहाँ पे, कत्ले अमद, कत्ले शिबी अमद, तो बाकियों का नहीं है जिक्र। तो अच्छा, तो ये वाली मिसाल भी क्लियर है कि इसमें अगेन द वर्ड इशू, वर्ड इशू का जो है, अगर आप सक्सेशन लॉ जब पढ़ेंगे तो सक्सेशन लॉ में इशू जो है दे रेफर टू द लीगल एयर्स। जो भी लीगल एयर्स होता है, जो हु आर इंटरेस्टेड इन और हु आर गोइंग टू इनहेरिट इन द प्रॉपर्टी आफ्टर अ पर्सन पासेस अवे, वो इश्यूज कहलाते हैं। सक्सेशन लॉ में खासतौर तौर पे ये टर्म यूज होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि इस केस में द कोर्ट सेट के नहीं, सन को नहीं देनी है प्रॉपर्टी, ना उसके जो है उसके डिटेंडेंट्स को नहीं देनी, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे जो है ही वुड बी अदरवाइज बी बेनिफिटिंग फ्रॉम अ क्राइम। और जो दूसरे जो जो लीगल एयर्स हैं, वो दे वुड बिकम barred from inheriting in the property, even though यहाँ पे बेसिकली सन ने लालच में आकर अपनी वालदा का कत्ल कर दिया था। क्लियर है ये एग्जाम्पल? फिर पूछ रहा हूं मैं। यस सर। ठीक है। नाउ एक मिनट, बी और डी को अभी छोड़ें, बिकॉज बी और डी विल रिक्वायर सम, उसको व्हाइट बोर्ड पे करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ई देख ले। E. The Salman Fishery Act 1861 provided that if salmon poachers were caught, then the bailiff could confiscate all fish taken and any net used in taking the same. In an action based on such seizure, the court said this should be construed to allow confiscation of nets even where poacher had been apprehended before they had caught actually any fish. Now, if you look at this example again, apply, अगर आप literal rule apply करें यहाँ पर, पोचर क्या होते हैं? तो पोचर पता चले कौन होता है। Who are poachers? तो शिकार जो करते हैं, गैर कानूनी। जी जो शिकार वगैरह करते हैं ना, वो पोचर्स होते हैं। लेकिन गैर कानूनी शिकार, अभी तो सारे गैर कानूनी हो गए, कुछ ही कानूनी रह गए। नहीं, जो गैर कानूनी तो उनको कोचिंग में आती है वो। अच्छा, अब बहरहाल यहाँ पे ये बात है कि लॉ इसका कह रहा है कि अगर सैल्मन पोचर्स जो है वो पकड़े जाते हैं तो बेलफ जो है वहां पे ही में कॉन्फिस्केट द नेट एज वेल एज द फिश। जो भी मछली बरामद हुई है, जो भी नेट्स यूज हुए हैं, जो भी टूल्स यूज हुए हैं, वो सारी चीजें जो है वो कॉन्फिस्केट कर सकता है अगर ये ऐसी सिचुएशन होती है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, एक ऐसा जो है वो सीज कर लिया गया था, बट द सीजर हैपेंड बिफोर द पर्सन हैड अराइव्ड एट द रिवर बैंक। दरिया पे जाने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया और उसमें उसकी नेट जो है वो सीज कर ली। देयर वाज नो फिश, क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो है इन कंजंक्शन ये चीज पढ़ी जा रही है, तो इस कंजंक्शन वाली वर्ड को, नो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दिस, अगर आप इसको एक सेंस में देखें इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग कि यहाँ पे इस
और एंड को अगर और करके हम पढ़ें तो परहैप्स ये जो इंटरप्रिटेशन है दिस मेक्स मोर सेंस, क्योंकि ऑल फिश टेकन और एनी नेट यूज्ड इन टेकिंग द सेम, तो वेदर और नॉट दे हैव हंटेड और उन्होंने शिकार किया है या नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन उसकी इंटेंट ये है कि वो जा रहा था दरिया के ऊपर मछली पकड़ने, लिहाजा उसको जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब अगर लिटरल रूल अप्लाई करते हैं आप इसमें, तो लिटरल रूल अप्लाई करते हुए जो एंड रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जब वो पकड़ के वापस आ रहा है तब आप उसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते। क्लियर हुई बात? Does this example make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक जी जी। सर मगर ये गोल्डन रूल तो नहीं हुआ, ये तो मिस्चीफ रूल में आता है ना ये। I would say that नहीं, गोल्डन रूल ही लगता है। इंटेंट क्या है, इंटेंट अगर आप इंटेंट के ऊपर जाते तो वो जाहिर है इंटेंट वाली बात पे भी देन इट बिकम्स वेरी हार्ड टू डिटरमिन कि कौन सा अप्लाई होता है। नहीं सर, एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक कि मिस्चीफ रूल का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि व्हाट वाज द मिस्चीफ दैट वाज इंटेंडेड टू बी सप्रेस्ड बाय द लेजिस्लेचर, ये बात भी है ना। मिस्चीफ ये थोड़ी है कि सलमान जो आपने शिकार किया है वो गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खाएंगे। इसका जो इसमें जो उनको प्रोटेक्शन दी गई है वो तो ये है ना कि उनको मारे नहीं वो लोग। तो अप्लाइंग दिस रूल के डोंट यू थिंक कि मिस्चीफ रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, गोल्डन नहीं हो रहा? बात तो आपकी सेंस बनाती है, लेकिन अब उसमें मसला ये देखिए, उसमें एक मसला ये है कि व्हाट हैपेंस इज कि वो जो एक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तरीकेकार यही होता है कि अगर आप इस पैटर्न से जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको जो है वो लिटरल रूल अप्लाई करना है। अगर लिटरल रूल से बात नहीं बनती है तो आप जो है वो फिर जाते हैं, क्या कहना चाहिए, गोल्डन के ऊपर। गोल्डन से भी बात नहीं बनती है तो फिर मिसचीफ के ऊपर जाते हैं। तो द लाइन इज वेरी थिन, आई वुड से कि ये मिसचीफ कब है और गोल्डन कब है, क्योंकि वो अल्टीमेटली देखिए ना, अल्टीमेटली इफ यू गो बैक टू दिस वर्ड, अगर हम चले जाएं इसके ऊपर तो जाहिर है इन ऑर्डर टू अल्टीमेटली, तो अब वो इसको आप अगर घुमा के जो देखें इस चीज को एंड यू लुक एट फ्रॉम अनदर सेंस के देयर वाज सम इंटेंट बिहाइंड द पार्लियामेंट फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर लॉ, तो अल्टीमेटली तो वो मिस्चीफ वाली बात ही आती है ना। बट अगेन कोर्ट जो है, अब ये कोर्ट हैज नॉट गिवन अस एनी डायरेक्शन कि वो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, बट दे सिंपली सेइंग कि हमने ये चीज हमने ऐसे देखी और ऐसे कर दी है। कई जगह पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो उनकी बड़ी मेहरबानी होती है, बट दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड। सर एक्चुअली वो आइडेंटिफाई करते हैं तो पकड़े जाते हैं ना, मिस्टेक हो जाती है उनसे। आप देखिए जो पानामारा केस आया उसमें जस्टिस एजाज अब्दुल खान ने कहा कि भाई हम अगर ये मामला है तो जो ऑर्डिनरी डिक्शनरी होगी हम वो यूज करेंगे, पर उन्होंने क्या किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल कर दी। अभी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है स्पेशल डिक्शनरी, तो उस हिसाब से बहुत क्रिटिसाइज हुआ, इस वजह से ये अवॉइड करते हैं कभी मसला क्रिएट ना हो जाए। सही है, चले अगला वाला मिसाल देख लेते हैं। अगला वाला देखें, डे वर्सेस सिम्पसन वाला। In Day versus Simpson, under the Theatres Act 1843, a penalty was prescribed for performance of plays without a license on stage. A group of actors performed the play in chamber below the stage. The figures were deflected by mirrors so that it appeared to the spectators that the players are on the stage. The court, holding them guilty, said, though not performing on stage, the actors are bound to take license under the act. क्लियर है जी? क्लियर है जी। बाकी बाकी लोग हेलो बताएं। Yes, sir. इसमें कोई मसला नहीं है? No, sir. सही। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट का कहना ये था कि आप लाइसेंस ले लाजमी, क्योंकि लाइसेंस विदाउट अ लाइसेंस, चाहे आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यू स्टिल नीड अ लाइसेंस। तो अब आप जैसे मर्जी परफॉर्म करें तो
वेदर और नॉट यू ऑन स्टेज डजंट मैटर, आपको लाइसेंस चाहिए लाजमी। अच्छा, ना ये वाली मिसाल पढ़े, जी वाली। हेलो। Section 77, Class 1 of the Road Traffic Act 1960 requires the driver of a motor vehicle to stop after an accident. In Lee versus Knapp, the driver of a vehicle involved in an accident momentarily stopped after the accident and then drove away. The court said the phrase "the driver of motor vehicle shall stop" is properly to be construed as meaning the driver of motor vehicle shall stop it and remain where he has stopped it for such a period of time as in the prevailing circumstances, having regard to the particular to the character of a road or place in which the accident happened, will provide a sufficient period to enable person who have right to do so and reasonable ground for so doing to require him direct and personal information which may be required under this section. नाउ इसका क्या मतलब है? सर इसमें ये कि जो सेक्शन 71 क्लास 1 है वो कहता कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर जो ड्राइवर है उसने रुकना है। तो एक केस था ली वर्सेस नेप, उसमें ये था कि ड्राइवर 2 मिनट के लिए रुका और फिर चला गया। तो फिर कोर्ट ने कहा कि द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल शैल स्टॉप, इसकी माना ये है कि उसे तब तक रुकना है अनलेस एंड अनटिल ही हैज इन्फॉर्म्ड द ऑफिसर्स। नाउ थिंक अबाउट इट कि ड्राइवर साहब की तरफ से क्या आर्गुमेंट एडवांस किया गया होगा? ड्राइवर साहब की तरफ से भी आप आर्गुमेंट दिखाएंगे तो देखेंगे ना। नहीं, बट यू कैन मेक सेंस ऑफ इट कि ड्राइवर साहब ने कोई आर्गुमेंट तो किया होगा ना, जिसके ऊपर कोर्ट ने ड्राइवर ने कहा इंटरप्रिटेशन कि सर यहाँ पर स्टॉप तो स्टॉप कितने सेकंड में भी हो सकता है, मैं रुका वहां पर और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी अवेलेबल है, अगर आप चेक कर ले तो उस हिसाब से, क्योंकि 1960 में ब्रिटिश में तो थी ये, हमारे पास नहीं है, तो रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है। एवं अदरवाइज आपके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं या लोग वहां पर उन्होंने देखा है मेरी गाड़ी रुकी है एक्चुअली 1 मिनट, उसके बाद ही मैं गया हूँ। तो इन द सेंस कि मैंने जो स्टेट्यूटरी प्रोविजन है उसे कंप्लाई किया है, सो आई एम नॉट गिल्टी। बिल्कुल यही बात है कि ड्राइवर साहब का यही कहना था कि मैं रुका था वहां पर। आपने बताया तो है नहीं ना, कानून में ये बात तो नहीं लिखी ना कि कितनी देर तक रुकना है। मैं रुका तो था ना वहां पर, अब रुका और उसके बाद चला गया। अब वो 1 मिनट के लिए रुका और उसके बाद चला गया, तो उसने तो कहा कि मैंने तो कंप्लायंस की है कानून की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने कंप्लायंस नहीं की है, क्योंकि रुकने का मतलब ये था कि चूंकि एक एक्सीडेंट हुआ है तो आपको उस वक्त तक वहां पे रुककर खड़े होना है जब तक वहां पे जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है वो नहीं आ जाती और उनको पूरे वाकया की जो है डिटेल्स वगैरह फराहम करके फिर आप जा सकते थे वहां से, जो भी वहां पे वाकया हुआ जैसे भी हुआ। अगर आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना हो, यहाँ पे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसमें तो अमूमन ये है कि ये आर्गुमेंट जो उनका था उसका ड्राइवर का, वो रिजेक्ट हो गया कि मैं रुका था वहां पर। क्लियर है ये एग्जांपल? इज दिस क्लियर? हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर लेट्स कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर।